एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये अब 6 बजे का टाइम है और वैसे अभी अंधेरा नहीं हुआ है क्योंकि दिन थोड़े से बड़े होने लग गए हैं। अब तो काम में बरकत भी हो जाती है, नहीं तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता था, काम भी ख़त्म नहीं होता था। लेकिन अब दिन थोड़े से बड़े होने लग गए हैं और आज मैंने सुबह से व्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी। सोचा कि आज शाम के टाइम से ही व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और अभी भी मैंने एक नीटिंग की वीडियो अपलोड की है नीटिंग लेसन चैनल पर। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कई दिन पहले कमेंट्स किया था कि मुझे जो चना बुनाई होती है वो बता दीजिए, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था और वीडियो भी इसकी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं बननी थी, मुश्किल से 6 से 7 मिनट की वीडियो बननी थी। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले एक सैंपल तैयार करती हूँ इसकी वीडियो बना के और अभी शाम के टाइम पर ही अपलोड कर देती हूँ। तो वो वाली वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी है और अभी दूसरी नीटिंग की वीडियो बनाऊंगी। सैंपल उसका भी अभी मैंने तैयार करके रख दिया है, तो सोचा पहले आप सबसे मिल लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं वीडियो बनाने बैठ गई तो इस वीडियो में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी बनेगी और फिर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए अभी पहले तो नीटिंग की वीडियो बना लेती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ कि जो सैंपल अभी मैंने तैयार करके रखा है जिसकी मैं वीडियो बनाऊँगी वो कैसा मैंने डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही प्यारा सा है। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप किया था। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा है। जितना देखने में सुंदर उतना ही बनाने में आसान है। तो अभी मैंने अपना सब ताम झाम तैयार करके रख लिया है। वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। और सब्ज़ी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी वो अभी बची हुई है, तो उसी को गर्म करके और सबको खाना बना के दे दूंगी क्योंकि फिर तो रोटी बनानी है, सब्ज़ी नहीं बनेगी तो जल्दी काम हो जाएगा। और फिर ये है दूध गर्म करना है, तो आज थोड़ा सा लग रहा है कि किचन का काम मेरा जल्दी हो जाएगा। तो अभी तो सबसे पहले फटाफट ये वाली वीडियो तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं किचन में। जैसा भी होगा काम अपना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के बाद अभी किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो दूध है इसको छान के और बॉईल करने के लिए रख दिया है। सब्ज़ी आज बनानी नहीं थी, सुबह की रखी हुई है। तो अभी मैंने साथ के साथ रोटी बनानी भी शुरू कर दी हैं। तो अभी सबको खाना बना के और साथ के साथ रोटी खिला दूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम सब्ज़ी बनाने में ही लगता है। तो आज सब्ज़ी नहीं बनानी है, तो अभी फटाफट रोटी बना के और सबको खाना खिला देती हूँ। और फिर बर्तन हो गए हैं काफ़ी सारे क्योंकि चाय वगैरह के जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ नहीं किए थे, बस वीडियो बनाने में लगी हुई थी। तो आज मैंने सारे बर्तन एक साथ ही इकट्ठे कर लिए हैं और अभी सारे बर्तन साफ़ करके लगा दूंगी। फिर लास्ट काम बचेगा दही जमाना, सबको दूध डाल के देना। तो बर्तन भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं और अभी दही जमा देती हूँ, सबको दूध डाल के दे देती हूँ। और ये सब काम करने के बाद फ्री होके आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब रात 9 बजे का टाइम है, सब काम कंप्लीट हो गया है। तो सोचा कि चलो पहले आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ और फिर से मुझे एक नीटिंग की वीडियो बनानी है। तो ये देखिए, ये जो कार्डिगन मैंने नीटिंग कोर्स चैनल पर सिखाना शुरू किया हुआ है, इसमें जो ये साइड पॉकेट बनी हुई है ये लेफ़्ट पार्ट है, तो इसकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो कल नीटिंग कोर्स चैनल पर इसकी वीडियो आएगी, आप सब इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो साथ के साथ मैंने जो राइट पार्ट है उसकी पॉकेट की वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो ये है कि बीच में सिर्फ एक दिन का गैप आएगा, तो साथ के साथ राइट पार्ट की वीडियो भी आप सबको मिल जाएगी। और ये जो डिज़ाइन मैंने आप सबको दिखाया था कि मुझे इसकी वीडियो बनानी है, तो इसकी वीडियो कंप्लीट करके और फिर मैं किचन में चली गई थी। और फिर सब काम से फ्री होने के बाद अब मैंने वीडियो अपलोड पर लगा दी है और उसे प्राइवेट कर दिया है ताकि मैं आप सबके साथ बात करूं, तब तक मेरी वीडियो भी अपलोड हो जाए। और पहले क्या था कि मैं सारी वीडियो तैयार कर लेती थी और फिर सुबह उठ के उनको अपलोड करना शुरू करती थी। तो सारी वीडियो अपलोड करते करते कई बार तो 12 बज जाते थे और सारा काम एकदम से उलझ सा जाता था, कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता था, समय ही नहीं बचता था।
लेकिन अब तो मैं ये करती हूँ, जैसे ही एक वीडियो तैयार हो जाती है उसको मैं साथ के साथ अपलोड पे लगा के और उसे प्राइवेट कर देती हूँ। फिर बाद में उस पर मोनेटाइज ऐड लगा देती हूँ और सुबह उठ के उसको पब्लिश कर देती हूँ। तो ये होता है कि मेरा समय भी बच जाता है, जो वीडियो बनती चली जाती हैं साथ के साथ अपलोड भी हो जाती हैं, और जो टाइम बचता है उसे मैं अपने नीटिंग में लगा देती हूँ। तो मेरा सब काम अच्छे से मैनेज हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी बातें करूंगी जिनको मैं बहुत दिनों से हाइड करती आ रही हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको मुझे हाइड करना पड़ता है। क्योंकि अगर इन कमेंट्स को मैं हाइड ना करूं तो हमारे देश में बुद्धिजीवी लोगों की कोई कमी नहीं है कि अगर एक ने कुछ गलत कमेंट्स किया तो फिर उसमें लाइन लग जाती है। अच्छे कमेंट्स लोग कम करेंगे और उसमें बुरे ज़्यादा करेंगे। तो इस वजह से मैं उनको हाइड कर देती हूँ, ये सोच के कि इनको जवाब देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि अति से तो अमृत भी जहर हो जाता है। अति किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 4-5 सवाल ऐसे हैं जो कि बीच बीच में आते ही रहते हैं। तो सोचा कि चलो आज मैं इन सब को रिप्लाई कर देती हूँ ताकि आगे से ये इस तरह के कमेंट्स ना करें। तो नाम सिर्फ मैं एक बहन का बताऊंगी जिन्होंने पूरा प्रस्ताव लिखा था, बाकी का मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं ऐसे ही उनको रिप्लाई देना चाहूँगी। एक बहन है, इसके 3 सवाल होते हैं जो बीच बीच में आते ही रहते हैं। इनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि तुम अपनी सास के कपड़े नहीं धोती हो। तो बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मेरी सास के कपड़े अगर मैं नहीं धोती हूँ तो क्या कोई पड़ोसन धोने के लिए आती है? जब सास मेरे पास रहती है तो कपड़े भी मैं ही धोऊंगी, कोई और धोने के लिए नहीं आएगा। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं मेरी सास के कपड़े नहीं धोती हूँ तो फिर इसके कपड़े कौन धोता है, इसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना, ठीक है। और अगर मैं इनको कमेंट्स में ये बोल भी देती हूँ कि नहीं बहन कपड़े मैं ही धोती हूँ, तो इनका साथ के साथ रिप्लाई आएगा जैसे बिल्कुल खाली बैठी है, मेरे लिए ही बैठी है, कि नहीं कपड़े तो तुम ज़रूर धो देती होगी लेकिन बिल्कुल लास्ट में धोती हो। तो सच बताऊँ बहन, मुझे इसके कमेंट्स पर इतनी ज़्यादा हंसी आती है। और 10 दिन 15 दिन छोड़ के इस तरह के कमेंट्स जिसके होते ही होते हैं। अब ये बताइए बहन, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहती हूँ, आपने सारे कपड़े जो मैले हैं वो मशीन से बाहर निकाल लिए हैं और आप मशीन लगा रही हो, तो ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले मशीन में कौन से कपड़े डालने हैं, बाद में कौन से डालने हैं, हाथ से कौन से कपड़े धोने हैं। ये डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। तो बहन, मुझे भी खुद ही डिसाइड करना पड़ता है जब मशीन लगाती हूँ कि कौन से कपड़े पहले धुलेंगे, कौन से बाद में धुलेंगे, किन कपड़ों में से कलर निकलता है, किन को अलग करना है। तो ये सब सोच के मैं कपड़े सबके धोती हूँ। अच्छा, दूसरी बात आप ये सोच लीजिए कि मेरी सास है, अगर बाहर मैले कपड़े पहनकर जाएगी या विदाउट प्रेस के जिनमें सिलवटें पड़ी होंगी ऐसे कपड़े पहनकर ये बाहर जाएगी तो मेरी बहन बेइज्जती तुम्हारी नहीं मेरी होगी। लोग तुमको नहीं मुझको कोसेंगे, मेरी सास को नहीं मुझे कोसेंगे कि बहू ही निकम्मी होगी जो कपड़े भी नहीं धोती है, प्रेस भी नहीं करती है। तो मुझे पता है कि अपनी इज्जत कैसे बनानी है। ये जिम्मेदारी मेरी है जो कि मैं बखूबी निभाती हूँ। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर इसी बहन का ये कमेंट्स होता है कि सास जब तुम्हारे पास रहती है तो फिर तो सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें ही मिल गई होगी। तो बहनों बताइए, मैं आप सबसे भी पूछती हूँ, जिन जिन बहनों के पास सास रहती हैं तो क्या आप सबको सारी प्रॉपर्टी अपने ससुर की मिली है? किसी को मिली हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अपने बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी सास के 3 बेटे हैं, तीनों में सब बराबर बराबर बट चुका है और मेरे पास सबसे अनमोल प्रॉपर्टी मेरी सास है जो कि मेरे पास रहती है। अपने हिस्से का कुछ भी लेकर मेरी सास नहीं आई है, मेरी सास अकेली आई है जो कि मेरे पास रहती है और मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ, दुर्भाग्य नहीं मानती हूँ कि ये मेरे पास रहती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, ठीक है। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आप सभी बहनों से ये पूछना चाहूँगी कि इस बहन को एक कमेंट्स ज़रूर देना कि ऐसा कभी होता है क्या, अगर सास पास में रहती हो तो ससुर की सारी प्रॉपर्टी उस बहू को मिलेगी।
और भगवान ने मुझे तो इतनी संतुष्टि प्रदान की है, इतनी की है कि कभी भी किसी और की चीज़ की मुझे इच्छा होती ही नहीं है। हमेशा परमात्मा के चरणों में एक ही प्रार्थना निकलती है कि हे परमात्मा, मुझे इस लायक बनाना, इस लायक कभी मत बनाना। मैं जब भी इस हाथ को करूं तो ऐसे करूं, ऐसे किसी के आगे ना करूं। और मेरे उस प्रभु की इतनी बड़ी कृपा है कि वो हमेशा मुझे इस लायक रखता है, इस लायक नहीं बनाता। और मेरे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। जब हम परमात्मा पर सच्चा विश्वास करते हैं और उसी के होते हैं तो वो हमें बहुत कुछ देता है। मेरी बहनों, ये दुनिया गिराती है और परमात्मा हमेशा उठाता है। तो ये इसका सवाल है। और एक बहन का सवाल ये था कि तुम्हारी सास सिर्फ तुम्हारे पास ही रहती है या तुम्हारी जेठानियों के पास भी जाती है। तो बहन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी सास मेरी जेठानियों के पास जाकर क्यों रहेगी। और अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आ भी गई, जैसे मान लिया मैं अभी शादी में गई थी, तो किसने किया? मेरी बड़ी जेठानी ने तो किया सारा काम। और जब मैं पानीपत रहती थी तो पेंशन लेने के लिए मेरी सास आती थी, तो महीना 20 दिन जितने दिन इसकी इच्छा होती थी तो बड़ी जेठानी के पास रहकर और फिर वापस मेरे पास पानीपत चली जाती थी। लेकिन परमानेंट रहेगी मेरे पास ही, क्योंकि मेरी शादी हुई थी सन 1998 में, 3 अप्रैल 1998 में। तो मेरी शादी के लगभग 20 या 25 दिन हुए थे, तब मेरा बीच वाला जेठ अलग हो गया था अपने परिवार के साथ, वो अलग रहने लग गया था। फिर उसके बाद अगले साल जब अप्रैल आई, 3 अप्रैल को 1 साल हुआ था और लगभग ये 24-25 अप्रैल की बात होगी, तो उस टाइम पे मेरा बड़े वाला जेठ भी अलग हो गया था। तो फिर ये 2 परिवार अलग हो गए, तो बच गए थे हम 4 लोग, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मैं। तो हम 4 लोग बच गए थे। और फिर उसके बाद मेरे विशाल का जन्म हुआ था। जब तक हम सब एक साथ थे, मेरे बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, बाद में हुआ था। तो तब से लेकर जब मेरी सास अब तक मेरे पास है, तो भाई क्यों जाएगी उनके पास। और देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि इसकी चिंता मुझे होनी चाहिए बहनों, किसी और को नहीं होनी चाहिए। जब मैं इस चीज़ से दुख नहीं मानती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो फिर किसी और को होनी नहीं चाहिए ना। तो ये परमात्मा से हमेशा एक प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो है परमात्मा तू है, करने कराने वाला तू है। तू मुझे इतनी शक्ति देना, इतना मुझे सब्र देना, इतना मुझे संतोष देना, इतना मुझे सामर्थ्यवान बनाना कि मैं अपनी सास का अंतिम टाइम तक सब कुछ कर सकूं। क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं किसी का कुछ कर सकूं। वो परमात्मा करवाएगा तो हो जाएगा। मैं ये सोचूं कि भी मैं कर रही हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कराने वाला वो है। तो ये इस बहन का सवाल है। और एक बहन का मैं नाम लेना चाहूँगी। इन्होंने अरविंद अग्निहोत्री, इनकी जो आईडी है इस नाम से है, शायद या तो इनके हस्बैंड की होगी या बेटे की होगी, जिस किसी की भी होगी। इससे इन्होंने जो कमेंट्स किया था वो तो बहन इतना लंबा कमेंट्स था। इतने लंबे कमेंट्स को पढ़ के भी आदमी, मतलब जिसने मतलब अपने मन में संतुष्टि पैदा नहीं की होगी ना, वो विचलित हो जाएगा इस तरह के कमेंट्स पढ़ के। लेकिन मेरे अंदर मेरे परमात्मा ने बहुत ज़्यादा सब्र दे रखा है। मुझे इस तरह के कमेंट्स से ना तो कोई परेशानी होती है, ना ही मेरा मन विचलित होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि इनको रिप्लाई देना चाहिए, जो कि ज़रूरी होता है। तो इस बहन का इतना बड़ा कमेंट्स मैं नहीं बताना चाहूँगी, इसको सिर्फ मैं जवाब देना चाहूँगी कि बहन, जो 22 साल पहले बीत गया और जो आज है, देखिए जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आज है वो सब कुछ अच्छा है। तो क्यों ना मैं उसमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करूं। पिछली बातों को याद करके, पिछली चीज़ों को बार बार याद करके मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती। और ना ही मैं इतनी पागल हूँ कि एक अगर जख्म हो गया है उस पर मरहम पट्टी लगाने की जगह मैं उसमें जो है बार बार उसको कुरेदती रहूं और उसको नासूर बना दूं और पीप चल जाए। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। जो चीज़ें 22 साल पहले हुई थी, जो मैंने 20 सालों तक जो पीड़ाएं मैंने झेली हैं, जिसने मुझे, चाहे किसी ने भी मुझे कोई भी तकलीफ़ दी, उन चीज़ों को मैं याद नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ इस पल को एंजॉय करना चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। हर कोई मुझे समझने लगा है, हर कोई मुझसे प्यार करने लगा है, मेरा मान सम्मान करने लगा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है,
शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मान लिया एक प्लेट में थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें रखी हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही हैं, लाल लाल, और बहुत सारी लंबी लंबी हरी मिर्चें रखी हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लेकिन वो मिर्चें आपने खाई हैं तो आप कहोगे कि मिर्चें बहुत तीखी हैं, ये तो गला भी जला देती हैं, मुंह भी जला देती हैं, पेट भी जला देती हैं ज़्यादा खाने पर। लेकिन मैंने उस मिर्च का स्वाद कभी चखा ही नहीं है, सिर्फ उसकी सुंदरता देखी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि झूठी कहीं की, इतनी सुंदर लग रही हैं, काहे से इसने तेरा मुंह जला दिया, कैसे तेरा गला इससे जल गया। तो मैं तो यही कहूँगी वो हालत तुम्हारी है। तुमने कभी ज़िंदगी में दुख देखा नहीं, गरीबी देखी नहीं है, हालात तुम्हारे बुरे शायद कभी आए नहीं हैं, इसीलिए तुम किसी को नहीं समझ सकती हो। मेरी ज़िंदगी को, मेरे हालात को वही बहनें समझ सकती हैं जो पहले दिन से ही मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और जिन्होंने ज़िंदगी में दुख पाए हैं वो मेरी जगह अपने आप को खड़ा करके देखती हैं। जैसे मुझे होता है, जब मैं किसी गरीब को देखती हूँ और उसे दुखी देखती हूँ तो उस टाइम पे उसकी जगह मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि हाँ, ये दिन मैंने भी देखे हैं, ये दुख मैंने भी देखे हैं, ये पीड़ाएं मैंने भी सही हैं। उस वक्त मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो गरीबी मैंने देखी है, वो गरीबी के कारण वो अपमान मैंने सहा है। क्योंकि बहनों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, कभी भी किसी गरीब से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, गरीबी से करनी चाहिए, गरीब से नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास गरीबी थी तो दोस्त मेरा नहीं था। मैंने एक कहावत सुनी है अपने बड़े बुजुर्गों से कि टोटे तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान, लक्ष्मी तेरे 3 नाम, परसू परसा परशुराम। और ये कहावत बिल्कुल सच्ची है। जिन लोगों के पास पैसा होता है, चाहे वो बुरा भी होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको मान देते हैं, उसको सम्मान देते हैं। लेकिन जिसके घर में गरीबी होती है वो इंसान चाहे कितना भी सच्चा हो, कितना भी ईमानदार हो, कितना भी अच्छा हो, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अरे बाहर के तो दूर छोड़िए, अपने भी उसको गिरा देते हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर सम्मान है तो पैसे का है, इंसान का नहीं है। ये अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है, और आज तक मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की हैं, अपनी ज़िंदगी का जो अनुभव है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि इस जीवन में मैंने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या पाया है, क्या खोया है, मैंने वो आप सबके साथ शेयर किया है। झूठ बोलना मेरा काम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए संत कबीरदास की एक वाणी आती है कि बीती ताही बिसार कै आगे की सुध ले। इसलिए जो समय बीत गया उसे भुला दीजिए, जो आगे का समय है वो मेरा स्वागत कर रहा है, मेरा परिवार है, सब बहुत अच्छे से मेरे को मिल गया है, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको मत लगाइएगा। समझना हो तो उसमें से कुछ अच्छा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में एक अच्छा सा मैसेज छोड़ती हूँ, ताकि मेरे जैसी जो बहनें हैं जो अपने दुख से घबरा जाती हैं, जो विचलित हो जाती हैं, जो बहुत परेशान होती हैं, उनको थोड़ी सी हिम्मत मिले, थोड़ा सा हौसला मिले, परमपिता परमात्मा पर वो विश्वास करना सीखें। यही मैसेज मैं अपनी वीडियो में छोड़ती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी को बिना बात परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आदमी ज़िंदगी में दुख भोगता है तो वो कहता है कि हाँ, मैंने दुख काटे हैं, और अगर उसको सुख मिल जाता है और वो उन सुखों में आनंदित होता है तो इसमें गलत बात क्या है। तो इस बहन को मेरे इस टाइम के इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कुछ हद से ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा जेलस फील हो गई है। क्यों भाई, सुख देने वाला परमात्मा है। इंसान तो जो है सिर्फ दुख देने वाले होते हैं, गिराने वाले होते हैं। परमात्मा केवल सुख देने वाला होता है, ऊपर उठाने वाला होता है। तो मैं तो परमात्मा पर ही विश्वास करती हूँ। और एक आखिरी का कमेंट्स है जिसको सच में मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, और हंसी उनको भी आई है, उनको लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आखिरी का कमेंट्स मैं उनका ही बताऊँगी, काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है तो इनका नाम नहीं लूँगी मैं, वो अपने आप ही समझ जाएगी अगर वीडियो देख रही होगी तो इन्होंने कमेंट्स किया है कि गांव में तो नेट चलता है, झूठ क्यों बोल रही हो। तो बहनों बताओ, इस छोटी सी बात के लिए मैं झूठ क्यों बोलूँगी।
मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? कौन सा मेरी झोली भर जाएगी खजाने से, हीरे मोती जवाहरात आ जाएंगे मेरी झोली में झूठ बोल के? सच है जो सच है। गांव में जो नेट चलता है वो ऐसे घूमने वाला गोल गोल वाला मिलता है। फ़ोन में चलता है 1.5 GB नेट मिल जाएगा, 3 GB मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 रुपये का जो रिचार्ज कराते हैं तो 5 GB नेट रोज़ का मिल जाएगा। अब मेरी नीटिंग की जो वीडियो होती हैं, कई बार एक वीडियो 3 GB या 4 GB की एक वीडियो होती है, तो 4 वीडियो मुझे हर रोज़ अपलोड करनी होती हैं, 3 नीटिंग की और 1 ब्लॉग की। तो बताइए 5 GB नेट अगर मैंने 500, 600, 700 रुपये लगा के डेली का ले भी लिया, उसमें एक वीडियो अपलोड होगी, बाकी की मैं कहाँ से करूँगी? तो बताओ बहन, मैंने कहाँ पर झूठ बोला कि हमारे सारे काम इंटरनेट के जरिए होते हैं। तो गांव में घर बनाने से मेरा काम नहीं चलेगा, यहाँ पर बैठकर हम क्या खाएंगे? तो इसीलिए हमें शहर में रहना हमारी मजबूरी है। तो बताओ इस बहन को कहाँ पर झूठ लग गई? तो बहन अगर आप वीडियो देखती है ना तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ पर झूठ बोली है। जो गांव में नेट मिलता है ना वो इतना ही मिलता है कि उस नेट में फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब ही चला सकते हैं। वीडियो अपलोड होने का काम उसमें इतना नहीं होता है। और जो लोग गांव में रहते हैं वीडियो अपलोड करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, या तो कोई प्राइवेट कंपनी जो 20 Mbps की स्पीड है, 30 Mbps की स्पीड है, वो नेट लग जाते हैं तो ब्लॉग वीडियो खाली होंगी तो अपलोड हो जाएंगी, लेकिन नीटिंग की वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी फैसिलिटी अभी शहरों में है, गाँव तक नहीं पहुँची हैं, पहुँच जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स आज वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, टाइम बहुत लग गया है, लेकिन आज इन सभी सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।